नमस्कार, अभिवादन आप सभी का साहित्यिकी के आज के अंक में। आज के इस अंक में हिंदी कहानी, हिंदी वार्ता और हिंदी कविता पाठ हमने शामिल किया है। वार्ता लेकर शामिल होंगे डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल, तो कहानी होगी शशिभूषण बडूनी की और कविता पाठ श्रीमती नीता भंडारी का। आइए शुरुआत करते हैं हिमालय के महाकुंभ कहे जाने वाली नंदा राज्यात यात्रा की इस वार्ता से, जिसमें इस यात्रा के इतिहास, महात्म्य और सांस्कृतिक महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल। 12 अथवा उससे अधिक वर्षों में उत्तराखंड हिमालय में आयोजित होने वाली परंपरागत यात्रा को राज्यात कहा जाता है। जनपद चमोली के नोटी और कुरूड़ गांवों से निकलने वाली यात्रा को मुख्य यात्रा माना जाता है। इसके अलावा भी उत्तराखंड के कई स्थानों से राज्यात के अवसर पर यात्रा निकलती है। राज्यात यात्रा का आरंभ जनपद चमोली के नोटी गांव से होता है। परंपरानुसार भाद्रपद के पहले नवरात्र में कांसुआ के कुंवर चौसिंग्या खाड़ू तथा रिंगाल की छंतोली लेकर नौटी पहुंचते हैं। अगले दिन नंदा देवी को खाड़ू के साथ ईड़ा बधानी लाया जाता है। ईड़ा बधानी में रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रा पुनः नौटी वापस लौट आती है। तीसरे दिन नंदा की ससुराल के लिए विदाई होती है। इस दिन नंदा देवी राज्यात चौसिंग्या खाड़ू तथा छंतोली सहित राजवंशीय कुंवरों के गांव कांसुआ पहुंचती है। राज्यात के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों, गांवों से वहां के देवी देवताओं के निशानों और छंतोलियों के साथ यात्राएं निकलती हैं और अलग अलग स्थानों पर नौटी से निकलने वाली मुख्य यात्रा में शामिल हो जाती है। राज्यात को मुख्य रूप से नंदा देवी को उसके मायके से ससुराल विदा करने की यात्रा माना जाता है। समस्त अनुष्ठानों, क्रियाकलापों, गीत, नृत्यों में नंदा को मायके से ससुराल भेजने की भावना निहित रहती है। इसे मायके से ससुराल जाती हुई बेटियों की यात्रा का अनुष्ठानिक रूप भी कहा जा सकता है। चौसिंग्या खाड़ू अर्थात 4 सींग वाला मेढ़ा राज्यात का प्रमुख आकर्षण होता है। चौसिंग्या खाड़ू के बारे में मान्यता है कि नंदा देवी का दोष लगने पर यह जन्म लेता है। यात्रा के दौरान चौसिंग्या खाड़ू भी साथ साथ चलता है। इसे देवी का संदेशवाहक माना जाता है। स्थानीय लोग इसी 4 सींग वाले मेढ़े के फांचे में अपनी भेंट तथा स्थानीय उत्पाद जैसे चूड़ा, भुजला, ककड़ी, मकई, संतरे आदि कई प्रकार की सौगात डालकर नंदा देवी के लिए पहुंचाते हैं। ढोल, दमाव और भंकूरों के साथ राज्यात का काफिला आगे बढ़ता है। प्रत्येक गांव में परंपरागत जागर गायन और ढोल दमाव के साथ यात्रा का स्वागत किया जाता है। यह यात्रा चांदपुर गढ़ी जैसे ऐतिहासिक स्थानों से होते हुए विभिन्न गांवों, कस्बों से गुजरते हुए आगे बढ़ती है। जिस गांव में भी यात्रा पहुंचती है वहां यात्रियों का स्वागत होता है। सामूहिक भोज के बाद रात को नंदा देवी के जागर, झूड़े, चांचड़ी और विदाई गीत गाए जाते हैं। लगभग 280 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के 20 पड़ाव हैं। नंदा राज्यात कब से प्रारंभ हुई, इसके पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में गढ़वाल के राजवंशों द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता था, इसलिए इस यात्रा को राज्यात कहा जाने लगा। जनश्रुतियों के अनुसार राज्यात का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में राजा कनकपाल से माना जाता है। यह अंतिम तौर पर स्पष्ट नहीं है कि राज्यात छोटी जातों, जिन्हें कि लोक जात या वार्षिक जात भी कहा जाता है, के चलन से पहले हुई होगी या बाद में। इतिहासकारों के एक अन्य मत के अनुसार गढ़वाल में पंवार वंशी शासक सालिजपाल ने 9वीं सदी में छोटी छोटी नंदा अष्टमी की परंपरागत यात्राओं अर्थात वार्षिक जातों को मिलाकर सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता के लिए राज्यात का आयोजन किया। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड में नंदा अष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष जात यात्रा की परंपरा है, जिसे वर्तमान में लोक जात या वार्षिक जात कहा जा रहा है। इतिहासकारों के दूसरे मत के अनुसार पहले राजवंशों ने नंदाष्टमी के अवसर पर यात्राओं का आयोजन किया। बाद में छोटे गढ़पतियों, सामंतों, कमीन, सयाणों, थोकदारों, पदानों ने भी इसका अनुसरण करते हुए इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया। राज्यात के दस्तावेजों, परंपराओं और जनश्रुतियों से चांदपुर गढ़ी से ही राज्यात का संबंध प्रतीत होता है। बाद में
राजधानी बदलने पर राज्यात की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कासुआ के कुंवरों को दे दी गई थी। जनश्रुतियों और जागरों में कन्नौज के राजा जसधौल, जिसे यशोदल भी कहा गया है, के राज्यात में आने का उल्लेख किया जाता है। बताया जाता है कि जसधौल का यात्रा दल दुर्घटनाग्रस्त होकर रूपकुंड में समा गया था। रूपकुंड के नरकंकाल इसी यात्री दल के बताए जाते हैं। जसधौल की यात्रा की दुर्घटना का उल्लेख जागरों में भी मिलता है। निवंश शास्त्रियों ने रूपकुंड नरकंकालों की प्राचीनता लगभग 650 से 750 वर्ष पुराना आंका है, जो कि 12वीं ईस्वी के आसपास बैठ रहा है और यही राजा जसधौल का समय भी माना जाता है। 19वीं शताब्दी में सन 1820, 1843, 1863, 1886 में राज्यात होने के विवरण मिलते हैं। उसके बाद 20वीं शताब्दी में सन 1905, 1925, 1951, 1968 और 1987 में तथा 21वीं शताब्दी में वर्ष 2000 और 2014 में राज्यात का आयोजन हुआ था। राज्यात की मुख्य अधिष्ठात्री देवी नंदा है। अधिकांश इतिहासकारों द्वारा अतीत में नंदा नाम की किसी राजकुमारी का होना बताया जाता है। जनश्रुति है कि एक बार मध्य पश्चिम भारत के धार क्षेत्र से एक राजकुमार बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। नाम था कनकपाल। तब गढ़वाल में भानु प्रताप का शासन था। राजधानी थी चांदपुर। भानु प्रताप की एक पुत्री थी, नाम था नंदा। भानु प्रताप ने अपनी पुत्री की शादी कनकपाल से कर दी। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने भी इसका उल्लेख किया है। इतिहासकार हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार भी पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल था, जिसका विवाह चांदपुर की राजकुमारी नंदा से हुआ था। एक अन्य मत के अनुसार कत्यूर घाटी में एक राजा कार्तिकेय हुए, उनकी रानी का नाम नंदा देवी था। एक अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी बेकेट ने 1849 में कहा कि 13वीं सदी में कनकपाल के 24वें उत्तराधिकारी कादिल पाल को सोमपाल की पुत्री नंदा को दहेज के रूप में दिया गया था। यमुनादत्त वैष्णव अशोक लिखते हैं कि नैना या नैना उत्तराखंड में कत्यूरी काल में नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई। नंदा का प्रारंभिक नाम नैनी, नैना, नैना ही रहा होगा। कत्यूरियों ने नंदा नाम को लोकप्रिय बनाया। कत्यूरियों के ताम्रपत्रों में नंदा भगवती चरण कमल सनाथ मूर्ति या नंदा देवी चरण कमल लक्ष्मीत लिखा गया है। कतिपय इतिहासकार नंदा का संबंध 5000 वर्ष पूर्व दजला फरात में सुमेरियाई सभ्यता से भी जोड़ते हैं। इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंध रहा है। सुमेरियाई सभ्यता की मातृ देवी का नाम नन्ना था। वे भी देवी की उत्सव यात्रा निकालते थे। बलूचिस्तान में आज भी नन्ना की पूजा होती है। कश्मीर में नैनी और हिमाचल में नैना देवी को भी नंदा से जोड़कर देखा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भी नंद और नंदा शब्द मिलता है। पुराणों में गोकुल के नंद राजा की पुत्री योगमाया को नंदा बताया गया। जनश्रुति है कि देवकी के गर्भ से कृष्ण से पहले कन्या पैदा हुई थी। कंस ने जब उसे मारना चाहा तो वो हाथ से छूट गई और आसमान में बिजली बनकर चमकने लगी। वही नंदा है। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे कि देवी भागवत पुराण में भी नंदा नाम मिलता है। दुर्गा सप्तशती में नंदा, नंद प्रिया, नंद नायिका आदि उल्लेख मिलते हैं। राज्यात में नंदा देवी की डोलियों एवं छंतोलियों का अलग आकर्षण होता है। इसमें कुरूड़, बधान, दशम द्वार, लाता की डोली प्रमुख है। छंतोलियां एक गांव या एक छोटे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि डोली एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार दशम द्वार की डोली कोट कंडारा के 9 गांवों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं लुआनी की डोली इस गांव के प्रतिनिधित्व के रूप में इस यात्रा में शामिल रहती है। यह यात्रा वर्षा काल में निकलती है और पूरे 20 दिन की यात्रा होती है। प्रारंभ में यात्रा गांवों से गुजरती है। आगे बढ़ने पर मार्ग चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील हो जाता है। इस दौरान कम से कम 5 दिन निर्जन स्थानों पर रहना पड़ता है। पाता नचौनिया, शिला समुद्र, होमकुंड और चनौनिया घाट सर्वाधिक कठिन स्थल है। यही सबसे खतरे वाला क्षेत्र भी है। जलवायु परिवर्तन के चलते अचानक मौसम में बदलाव
प्रतिकूल मौसम, अतिवृष्टि, ओले, बर्फबारी, भूस्खलन, बाढ़, रास्तों की टूट फूट, दलदल, कीचड़, फिसलन सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित इन निर्जन पड़ावों में मौसमी प्रतिकूलताओं के बीच श्रद्धालुओं और राज्यात यात्रियों के जीवन की रक्षा कैसे होगी, इन सब के उचित प्रबंधन की चुनौतियां भी हमारे समक्ष खड़ी रहेंगी। उच्च हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक जन दबाव एवं इससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की चुनौती भी रहेंगी। संवेदनशील भूग्यालों में रात्रि विश्राम के लिए लगने वाले टेंटों, प्लास्टिक कचरे तथा दूसरी जन सुविधाओं के लिए किए जाने वाले मानव हस्तक्षेप से होने वाले नुकसानों का अनुमान लगाया जा सकता है। जड़ी बूटियों, फूलों तथा अन्य वनस्पतियों को पहुंचने वाली हानियां भी हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी रहेंगी। यह यात्रा तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के साथ यात्रियों को सुखद अनुभूति भी देती है। आली, वेदनी, कुंवारी के खूबसूरत बुग्याल, स्कल्टन लेक, रूपकुंड की मिस्ट्री, सुपताल, झलताल, तड़ाक ताल, वेदनी कुंड, अलकनंदा, पिंडर और नंदाकिनी सहित चमोली जिले की आकूत जल संपदा, संगम, मंदिर, नृत्य, गीत, जागर, झोड़े, वस्त्र, आभूषण, खानपान, ककड़ी, भुट्टे, आड़ू, चूड़ा, खाजा, इन सब से यात्रियों को रूबरू होने के अवसर देती है यह यात्रा। यह एकमात्र सांस्कृतिक यात्रा है जो ऐसे अवसर अपने साथ लेकर आती है। इस यात्रा में यात्री पर्यटन, पथारोहण, पर्वतारोहण, साहसिक अभियान, तीर्थ यात्रा और विशिष्ट सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने और देखने की समवेत अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। यह धार्मिक यात्रा, जिसे कि हिमालयी महाकुंभ भी कहा जा रहा है, एक नए तरह के पर्यटन और तीर्थाटन का आनंद देती है। राज्यात यात्रा की चुनौतियों से यदि हम ठीक से निपट पाए, इसका सही प्रबंधन कर सके, तो यह यात्रा एक अलग अनुभूति प्रदान करने वाली सुखद और अविस्मरणीय बन सकती है। लोकजात से हिमालय के महाकुंभ तक श्रीनंदा राज्यात यात्रा। अभी आपने डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल से उनकी ये वार्ता सुनी। साहित्यिकी के इस अंक का अगला अध्याय कविता का। कविता के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती नीता भंडारी। मौन निमंत्रण शीर्षक से मैं अपने कविता की शुरुआत करने जा रही हूँ। पर्वतों की ये विराटता, अनुपम सौंदर्य सदा मुझे आकर्षित करते, जैसे देते हूँ एक मौन निमंत्रण। अति कठिन किंतु सरल सादा जीवन, व्यथा कथा कहती लोकगीतों की धुन। छोटे से घर पर हृदय विशाल, सब कुछ स्वयं में समाने को तत्पर ये पर्वतों के लाल। हर दिन एक नया संघर्ष, प्रकृति से नित जूझता मनुज यहाँ, विषाद मिश्रित पाता हर्ष। देवदारों की हरियाली, चीड़ों पर सरसराती हवा का स्वर, नदियों की कलकल में संगीत की मधुरता कितनी निराली। छल कपट से अछूते से प्रतीत होते हैं, अपनाते अपरिचित को भी सहज भाव से, फिर सदा उनकी स्मृति में रोते हैं। अब समझी क्यों देते ये मौन निमंत्रण, क्यों ये पीड़ा परिचित सी लगती, क्यों इनका क्रंदन मुझे करता व्यथित। संबंधों के जो तार तोड़ हम हुए थे विस्थापित, संभवतः एक डोर अभी शेष है भावनाओं की, जो है अविरल अविराम। इसके पश्चात भारी वर्षा के परिणामों को लेकर के व्यथित मन की एक रचना है, गीत रुक जा ए आसमां। रुक जा ए आसमां रुक जा, तू ठहर तो जरा, न बरसायूं रह रह के कहर हो गई इंतहा। अति बरसाए कभी तरसाए, फसल मरे कभी बिना पके, कभी भीग भीग गल जाए यहाँ। रुक जा ए आसमां रुक जा, तू जो रुष्ट हुआ उफन गई हर नदी नहर,
ध्वस्त हुए कई गांव शहर, जलमग्न धरा अब जाए कहाँ, रुक जा है आसमां रुक जा। जन जन का मन आहत है हुआ, ढहने लगे सपनों के महल, हाहाकार करे जनता व्याकुल, सब ढूंढ रहे अपनों के निशान, रुक जा ऐ आसमां रुक जा। वृक्ष जड़ों को छोड़ रहे, पशु पक्षी भी दम तोड़ रहे, पथ गलियां क्षतिग्रस्त हुए, बच्चे बूढ़े सब त्रस्त हुए, घबराइयां रुक जा ऐ आसमां रुक जा। अचरज में डूबा विश्व सकल, चहुं ओर मची है उथल पुथल, अचरज में डूबा विश्व सकल, चहुं ओर मची है उथल पुथल, कुदरत के आगे हुआ विफल, विज्ञान खड़ा हैरान यहाँ, रुक जा है आसमां रुक जा। दो घड़ी तू ठहर, न बरसायूं रह रह के कहर, हो गई इंतहा। अब एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को समर्पित है, उनके संघर्षों को समर्पित है। प्रस्तुत है। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, जिंदगी जब भी नया इम्तिहान लाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। करके तूफान हवादिश को यूं सीने में दफन, करके तूफान हवादिश को यूं सीने में दफन, हंस दिए जोर से जो आँख छलक आई है, हंस दिए जोर से जो आँख छलक आई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। जितना रोका हमें उड़ने की ललक जाग उठी, जितना रोका हमें उड़ने की ललक जाग उठी, हमने परवाज़ परिंदों की तरह पाई है, हमने परवाज़ परिंदों की तरह पाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। ये भी सच है कि शिकायत न की अपनों से कभी, ये भी सच है कि शिकायत न की अपनों से कभी, रिश्तों में चोट मगर दिल पे बड़ी खाई है, रिश्तों में चोट मगर दिल पे बड़ी खाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। ये तो मुमकिन ही नहीं टूट के हो जाऊं फना, ये तो मुमकिन ही नहीं टूट के हो जाऊं फना, हमने तूफान से लड़ने की अदा पाई है, हमने तूफान से लड़ने की अदा पाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। कहते हैं वो कि वल्ला आप तो हंसमुख हैं बहुत,
कहते हैं वो केवला आप तो हंसमुख हैं बहुत, हमने मुस्कान की कीमत बड़ी चुकाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। मैं तो औरत हूँ, मेरा दर्द से रिश्ता है फकत, मैं तो औरत हूँ, मेरा दर्द से रिश्ता है फकत, सब्र दौलत भी विरासत में बड़ी पाई है, हमने हर हाल जीने की कसम खाई है। कभी राधा कभी मीरा तो कभी हीर बनी, कभी राधा कभी मीरा तो कभी हीर बनी, बन के तीलू कभी तलवार भी उठाई है, बन के तीलू कभी तलवार भी उठाई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है। आपने अभी कविता पाठ सुना। कवित्री थी श्रीमती नीता भंडारी। आइए कार्यक्रम के अंत में कहानी सुनते हैं जगन भाई। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर शशिभूषण बडोनी। सुनील कुमार जी इस शहर में एसडीएम पद पर ट्रांसफर होकर कुछ दिन पहले ही आए। उस दिन वह अपनी सरकारी जीप से कहीं जा रहे थे। रास्ते में पेट्रोल भरवाने के लिए उन्होंने अपनी जीप रुकवाई। पेट्रोल पंप के अंदर कैबिन में कुछ लिख रहे व्यक्ति को उन्होंने देखा। जाने क्यों उस व्यक्ति की चाल ढाल जानी पहचानी सी लगी। उस व्यक्ति के लंबे बाल, काला चश्मा और गले में एक स्टाइल से बंधा स्कार्फ देखकर उन्हें लगा कि कहीं वह शख्स अपने पूर्व परिचित जगन भाई ही तो नहीं। उनके मुंह से अचानक निकला जगन भाई, और तब उन्होंने अपने साथ बैठे कर्मचारी को बताया कि वह पेट्रोल पंप के केबिन में जाकर रसीद आदि लिख रहे व्यक्ति से पूछे कि क्या उनका नाम जगन प्रसाद तो नहीं। कर्मचारी ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, जी सर, आपका नाम जगन प्रसाद है क्या? उस ओर से जवाब मिला, जी हाँ, मुझे जगन प्रसाद ही कहते हैं। आप कौन? कुछ काम है क्या? जी नहीं, दरअसल हमारे साहब ने गाड़ी से आपको देखा तो पहचाना और सच्चाई जानने के लिए मुझे भेजा। अरे चलिए, अवश्य उनसे मिलते हैं। वह व्यक्ति कर्मचारी के साथ ही गाड़ी की तरफ चल दिया। इस बीच सुनील कुमार जी गाड़ी से उतर चुके थे। कर्मचारी ने उन्हें बताया कि जी वही जगन प्रसाद जी ही हैं, अभी आ रहे हैं। और तब जगन प्रसाद जी और सुनील कुमार जी ने जब एक दूसरे को देखा तो पहचानते हुए एक साथ दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। सुनील कुमार जी ने मुस्कुराते हुए जगन प्रसाद जी को गले से लगा। जगन प्रसाद जी यह देखकर हतप्रभ तो थे ही। सुनील कुमार जी ने कहा, जगन भाई आप यहाँ? हाँ भैया जी, मैं आजकल यहीं पंप पर अकाउंट आदि का कार्य करता हूँ। भाई तुम जब पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे तो घर में पता लगने पर हम सब ने बहुत खुशियाँ मनाई। हम लोग तब तक पिताजी का ट्रांसफर देहरादून होने के कारण यहाँ आ गए थे। इधर आप लोग कहाँ रहते हैं? उन्होंने जगन प्रसाद जी से पूछा। मैं तो यहीं पास में ही किराए के कमरे में बच्चों सहित रहता हूँ। पिताजी ने, जैसा कि आपको पता है, यहीं अपना घर रिटायरमेंट के बाद बना लिया था। यहाँ से दूर पड़ता है, गांव की तरफ है, इसलिए बच्चों के स्कूल आदि की सुविधा और मेरे लिए और समीप होने से अब मैं यहीं रहता हूँ। चलिए, यदि आपके पास समय हो तो आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर हम फुर्सत से अपनी पुरानी यादें और मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगा आपको। जगन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अवश्य भाई साहब, चलिए, मेरे पास थोड़ा समय भी है। मैं अवश्य थोड़ी देर आपके साथ गपशप करना चाहूँगा। उन्होंने ड्राइवर को चलने को कहा। जगन भाई ने तब तक पेट्रोल पंप के मैनेजर से जाकर अनुमति ली और वह साथ ही चल दी। सुनील कुमार जी और जगन प्रसाद जी ने काफ़ी देर बैठकर अपने अतीत के उन दिनों के समय को खूब याद किया, जब उन दोनों के माता पिता परिवार सहित उस पहाड़ी कस्बे नुमा शहर में रहते थे और वह दोनों उस दौर में पढ़ते थे। दोनों के पिताजी वहाँ सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने थोड़ी देर चाय आदि पी और तब अपने कार्यालय की ओर गए। शाम को कार्यालय से घर लौटने पर सुनील कुमार जी ने जगन प्रसाद जी से हुई अपनी बरसों की मुलाकात के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे जगन प्रसाद जी को हम सब बच्चे जगन भाई कहते हैं। हम तब किशोरावस्था में थे। उन्होंने जगन भाई की कुछ दिलचस्प आदतों और कुछ अजीबोगरीब फैशन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया, दरअसल जगन भाई और मेरा बचपन के उन दिनों बहुत साथ रहा। हमारे घर आसपास उस सरकारी कॉलोनी में थे। उनसे मेरा अधिक लगाव जब मैं 8वीं क्लास में था तभी से अधिक हुआ। जगन भाई उन दिनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। जगन भाई का आकर्षक फैशनेबल पहनावा मुझे बेहद पसंद आता था। उनको मैं जब भी देखता सजा धजा
टिप टॉप घूमता हुआ ही देख। मुझे याद है उन दिनों वह एक हाई हील के बहुत आकर्षक जूते पहना करते थे। उन जूतों पर घुटनों से नीचे तक पहना जाता था और उन पर चेन भी लगी होती। कभी कभी हम उन्हें भाईजी कहते क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़े थे। उन दिनों भाईजी के उन फैशनेबल जूतों को पहनने का मेरा भी दिल मचल उठा। फिर एक दिन मैंने पिताजी से मिन्नत कर वैसे ही जूते मंगाने का अनुरोध भी कर लिया था। पिताजी तो जगन भाई का नाम ही सुनकर दहाड़े थे। वह आवारा लड़का, वह पढ़ने में तो रुचि लेता नहीं और इसी तरह के तमाम फैशन आदि करता रहता है। सुना है कि वह फिल्में भी खूब देखता है। नहीं, उसकी नकल मत करो सुनील, उन्होंने प्यार से समझाया था। मुझे तब पिताजी का उनको इस तरह आवारा कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह हमारे साथ बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। मेरे साथ तो उनका बहुत आत्मीय लगाव था। उनका छोटा भाई भी मेरे साथ पढ़ता। उनकी पत्नी ने भी तब जगन प्रसाद जी के प्रति अपनी राय प्रकट। मुझे भी यही लगता है कि जब जगन प्रसाद जी पढ़ते लिखते कम थे तो उनकी भलाई के लिए बुजुर्ग लोग ऐसा जो भी कहते थे वो सही कहते थे, ताकि वह कुछ पढ़े। हाँ, पढ़ने के लिए कहना तो हम मान भी लेते हैं, लेकिन ऐसे भी बात नहीं कि पढ़ने लिखने में ही जीवन में सब मान लें। दरअसल जब जगन भाई को पढ़ने से अधिक रुचि वाले अन्य काम जैसे अभिनय करना, ड्रामा आदि करना अच्छा लगता था, उन दिनों भी उन्होंने वहाँ कुछ नाटकों में भी काम किया था, पुरस्कार भी पाए थे। आज वो यह बता रहे थे कि आजकल वो यहाँ के कुछ स्कूलों में पार्ट टाइम नाटक बच्चों को सिखाते हैं। सुनील कुमार जी ने फिर तफसील से बताना शुरू किया। हाँ, तो मैं उनकी इन सब रुचियों के बारे में तुम्हें और बताता हूँ। हम जहाँ बस्ता आदि या किसी बैग में किताब आदि स्कूल ले जाते, वहीं जगन भाई का एक प्लास्टिक की आकर्षक फाइल जो इन दिनों फैशन में थी, उसमें 2-4 किताब या कापी रख कर ले जाते। मैंने तो तब उनकी देखा देखी करते हुए एक प्लास्टिक की आकर्षक फाइल घर में अनुरोध कर खरीद भी ली थी। और इस तरह एक दिन जब मैं कभी उसी फाइल में रखकर कापी किताबें स्कूल ले गया तो उस दिन हमारे टीचर ने मुझे सारी क्लास के सामने हंसी का पात्र ही बना दिया। उन्होंने आगे बताया, बाद में उसी वर्ष सुरेश जो उनका छोटा भाई था, मेरे साथ जो पढ़ता था, और मैं ठीक अंकों से उत्तीर्ण हो गए थे, पर जगन भाई पता नहीं कैसे उस वर्ष भी हाई स्कूल पास नहीं कर पाए थे। तब तक उनके इर्द गिर्द उनके दोनों बच्चे भी जो ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, वह भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने आगे बताया, लेकिन आज जब मैं जगन भाई के घर गया तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में तो बताया ही, यहाँ आने के बाद वह रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े रहे। यह भी कहने लगे, भाई यदि उन दिनों में कुछ ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता तो आज वह पेट्रोल पंप पर समय नहीं काट रहा होता, कुछ और अपनी पसंद का कार्य कर रहा होता। मैंने हालांकि उनकी इस बात पर अपना विरोध प्रकट किया और कहा कि काम तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप इतनी लगन और तल्लीनता से यह कार्य कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। वह कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। उनकी पत्नी ने तब उनसे पूछा, अच्छा यह तो उनकी राय थी, लेकिन आप अपनी राय बताइए कि जगन भाई जब पढ़ाई पर ध्यान देते ही नहीं थे तो उनको मनपसंद का काम मिले भी कैसे? हाँ, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि उनकी रुचि पढ़ने लिखने से ज्यादा अन्य कई कलाओं की ओर भी थी। वह स्थानीय स्तर व स्कूल में ड्रामा में भी भाग लेते रहते थे। उनकी अभिनय क्षमता को खूब सराहा जाता था। मेरा मानना यह है कि यदि तब उनको उसी क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण मिला होता तो वह उसी क्षेत्र में पारंगत हो सकते। जैसे कि उन्होंने बताया है कि अभी भी उनका कभी कभार अभिनय का मौका मिलता है तो वह भाग लेते। एक यहीं की नाटक मंडली में वह हमेशा भाग लेते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि बच्चों की अभिरुचि के अनुसार यदि उनको उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिलता रहे तो सबसे बेहतर। विदेशों में तो यह पैटर्न है। सुनील कुमार जी ने अपनी अनुभवी राय यह सुनकर उनके बड़े बेटे ने, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था, झिझकते हुए अपने मन की बात उनके सामने प्रकट। पापा, मेरा भी तो पढ़ने के साथ ही खेलने में बहुत इंटरेस्ट है ना, मुझे भी खेल जरूरी है। हाँ बेटे, तुमने अच्छा किया, अपनी रुचि को स्पष्ट बता दिया। खेल में रुचि होना भी अच्छा है। यदि तुम खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहे तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन यदि खेल में ही अधिक ध्यान देना चाहो तो फिर तो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन दिला देंगे। सुनील कुमार जी ने पत्नी की ओर देखकर कहा, मेरा हमेशा यही मानना है कि बच्चों की रुचियों को पहचान कर ही हमें उनकी पढ़ाई और अन्य प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। जगन भाई, अभी आपने श्री शशि भूषण बडोनी की ये हिंदी कहानी सुनी। इसी के साथ साहित्यिकी का आज का ये अंक समाप्त करने की विनय ध्यानी को अनुमति दें। नमस्कार।